हेलो फ्रेंड्स, आज से मैं एक नई प्लेलिस्ट शुरू कर रहा हूँ जिसमें मैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के कुछ फैक्ट्स आपको बताऊंगा, उन्हें समझाने की कोशिश करूंगा। जो कुछ भी मैंने अभी तक पढ़ा है या जो कुछ मैंने समझा है वो आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूंगा। सो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आज हम डिस्कस करेंगे इंडिया और स्टेट्स के बारे में, कि इंडिया और स्टेट्स के बीच में क्या रिलेशन है, कैसे वो अपनी पावर्स को शेयर करते हैं। क्या सारी पावर्स सेंटर के पास हैं या फिर सारी पावर्स स्टेट के पास हैं? जो आपको पता होगा कि सारी पावर्स स्टेट के पास नहीं है, तो क्या कोई पावर स्टेट के पास नहीं है? वो भी आपको पता है कि ऐसा भी नहीं है। ठीक है, तो वो रिलेशंस को हम समझेंगे कि कैसे वो डिफाइंड है, किस तरीके से डिफाइंड है। लेकिन उससे पहले हमें ये समझना होगा, दो वर्ड्स हैं, एक है यूनियन, एक है फेडरेशन। इन दो वर्ड्स की मीनिंग आपको समझनी होगी और उसके बाद हम समझेंगे फेडरलिज्म के बारे में कि फेडरलिज्म क्या होता है। उसके बाद ही हम इस कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे। सबसे पहले देखते हैं फेडरेशन क्या होता है। अगर दो या दो से ज़्यादा लोग, ठीक है, अगर दो या दो से ज़्यादा लोग एक साथ आते हैं और ये डिसाइड करते हैं कि हम एक कॉमन प्रोटोकॉल यानी एक कुछ नियम बना लेते हैं, हम उस नियम के तहत आपस में एक दूसरे का सहयोग करेंगे और आपस में एक यूनिटी यानी एक यूनिट अपने आप को मानेंगे, मतलब अपने आप को एक संघ की तरह मानेंगे। ठीक है, तो उसको कहते हैं फेडरेशन। जब कई लोग अपनी मर्जी से आकर के किसी संघ में जुड़ते हैं तो उसको कहते हैं फेडरेशन। ठीक है, और जैसे कि अमेरिका है, अमेरिका में क्या हुआ, 50 स्टेट्स हैं टोटल। वो 50 के 50 स्टेट्स एक दूसरे के साथ आकर के उन्होंने एक फेडरेशन बनाया है। ठीक है, तो वहाँ पे क्या है, वहाँ पे कोई हर कोई अपनी मर्ज़ी से आया है। वहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपको लाया और आप भी आओगे, आपको मिला करके हम आपको बनाएंगे, आप हमारा पार्ट हो गया, ऐसा कुछ नहीं किया गया है। जिसको आना था वो अपनी मर्ज़ी से आया है, स्वेच्छा से आया है, तो इसको क्या कहते हैं, फेडरेशन। इसलिए अमेरिका क्या है, फेडरेशन है। ठीक है, ट्रू फेडरेशन है। ठीक, लेकिन जब हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया का आपको पता होगा कि जब भारत आज़ाद हुआ था तो 562 प्रिंसली स्टेट्स थी। यहाँ पे 562 रजवाड़े थे। इन 562 रजवाड़ों को और छोटे छोटे जो इलाके थे उन सबको मिला करके उनको अपने कब्ज़े में ले करके उनको भारत का हिस्सा बनाने के लिए एक संविधान के तहत एक पूरा संविधान लिखा गया। उस संविधान के तहत ये डिफाइन किया गया कि कौन कौन से क्षेत्र हमारे अपने इलाके में आएंगे, यानी इन क्षेत्रों का बंटवारा हुआ था और हमने यानी भारत के संविधान की हेल्प से हमारी सरकार ने उन सबको एक किया। जितने भी राज्य आज आप देखते हैं वो सबको एक किया गया और एक भारत बनाया गया। तो ऐसा कोई भी जो संघ है, एक ऐसा कोई भी संघ जो कि पावर के तहत किसी पावर का यूज़ करके किसी कॉन्स्टिट्यूशन का यूज़ करके आपस में मिला करके एक पूरी यूनिट बनाई जाए, उसको क्या कहते हैं, यूनियन कहते हैं। यहाँ पे कोई अपनी मर्जी से आया नहीं आया का चक्कर ही नहीं था। यहाँ पे बाय लॉ आपस में हमने इलाके बांट लिए कि वो तुम्हारा है, वो तुम्हारा है, ये इलाके ये प्रिंसली स्टेट्स ये हमारे होंगे, और उनको हमने अपने में मिला लिया। ठीक है, समय की ज़रूरत थी, जगह ऐसी थी, इतिहास कुछ इस तरह से बदल रहा था कि इस तरह की ज़रूरत थी, तो इसी तरीके से भारत जो यूनियन है वो इस तरीके से ही बना, इसी तरीके से भारत संघ का निर्माण हुआ। तो भारत एक यूनियन है। अब इस यूनियन में और अमेरिका की यूनियन में आप डिफरेंस समझ रहे होंगे। अमेरिका की जो यूनियन है वो क्या है, कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म। ठीक है, और इंडिया की जो फेडरलिज्म है वो क्या है, होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म। ये भी बहुत बार आता है कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडिया का जो यूनियन है जिसको हम यूनियन कहते हैं, वो किस तरह का फेडरलिज्म है, इंडिया में किस तरह का फेडरलिज्म है। तो इंडिया में कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म नहीं है, इट्स होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म। ठीक है, यानी यहाँ पर हर स्टेट को थोड़े थोड़े राइट्स या बहुत से सब्जेक्ट्स पे अलग अलग राइट्स दिए गए हैं, कुछ विशेषाधिकार भी राज्यों को दिए गए हैं, लेकिन अल्टीमेटली भारत एक है, एक यूनियन है। कोई भी भारत का राज्य ऐसा कह के अलग नहीं हो सकता कि नहीं हमें तुम्हारे साथ नहीं रहना। क्यों? क्योंकि ये होल्डिंग टुगेदर है और कोई भी ऐसा राज्य कहता है तो जो सेंटर है उसको पूरा अधिकार है कि वो पूरे देश में एक यूनिट की तरह अपने आप को कन्वर्ट करके उस राज्य को तोड़ने से या उस राज्य को तोड़ने वाली ताकत से रोकने का पूरा प्रयास करेगा और उसको बना कर रखेगा। भारत की एकता और अखंडता को क्या रखेगा, एक जो है अक्षुण्ण रखेगा। ठीक है, भारत की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखेगा। ठीक है, इंटीग्रेटेड इंडिया के कॉन्सेप्ट को कभी टूटने नहीं देगा। तो ये इंडिया का कॉन्सेप्ट है। अब फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है, फेडरलिज्म का मतलब होता है डिवीज़न ऑफ पावर, पावर का डिवीज़न। कुछ पावर्स मेरे पास हैं, कुछ पावर्स आपके पास हैं। पावर्स अपने पास होने का मतलब होता है, पावर का मतलब होता है निर्णय लेने की स्वतंत्रता। मेरे पास अगर पावर है तो मेरे पास निर्णय लेने की स्वतंत्रता है, लेकिन नॉर्मली इसे ये समझा जाता है कि मुझे किसी पर राज करने की स्वतंत्रता है। ऐसा नहीं होता। पावर शेयरिंग का, फेडरलिज्म का सही मतलब होता है, पावर का ही इनफैक्ट सही मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, पावर का ही मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, निर्णय लेने की क्षमता, स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने की क्षमता, केवल निर्णय लेने की क्षमता। किसी दूसरे के निर्णय को प्रभावित करने या किसी दूसरे पर
प्रभाव डालने की क्षमता इसमें नहीं आती। इसमें आती है स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने की क्षमता। ठीक है, तो जब हम फेडरलिज्म की बात करते हैं तो निर्णय लेने की क्षमता ही होती है। हमारा जब सेंटर है और हमारे जो स्टेट्स हैं, तो हमारे स्टेट के लेवल पर कुछ निर्णय लेने की क्षमताएं डिफाइन की गई हैं, कुछ पावर्स डिफाइन की गई हैं। स्टेट को कुछ पावर्स दी गई हैं कि आप भी इन इन मामलों में निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं। ठीक है, तो इसको कहते हैं डिवीज़न ऑफ पावर। लेकिन इंडिया के केस में क्या है कि डिवीज़न ऑफ पावर हुआ तो है, उनको निर्णय लेने की स्वतंत्रता है, हर राज्य को निर्णय लेने की स्वतंत्रता है, लेकिन अल्टीमेटली भारत चाहे, जो यूनियन है वो चाहे तो उस निर्णय को प्रभावित कर सकता है। अगर वो निर्णय ऐसा है कि देश के विरुद्ध में जा रहा है, या फिर ऐसा है कि देश के पक्ष में कोई ऐसा फैसला लेना है कि जो निर्णय राज्य नहीं ले पा रहे हैं, उस निर्णय को हमें उन राज्यों पे इम्पोज करना पड़े, ज़बरदस्ती उन पर लागू करना पड़े, तो भारत को ऐसा करना पड़ता है। लेकिन अमेरिका के केस में ऐसा नहीं होता। इसलिए अमेरिका को क्या कहा जाता है, कंप्लीट फेडरल स्टेट। वहाँ पे हर राज्य स्वतंत्र है। जैसे वहाँ ओबामा केयर था, ओबामा केयर के जरिए उन्होंने बताया कि भाई ये फैसिलिटीज़ मिलेंगी अगर आपने अपने स्टेट में अप्लाई किया। तो जिसको पसंद आया उसने किया, नहीं जिसको पसंद आया नहीं किया। लेकिन इंडिया में अगर कोई सेंटर के लेवल पे पॉलिसी बनती है तो वो पूरे इंडिया में इम्प्लीमेंट होगी। जैसे जीएसटी था, 15 राज्यों ने उसको अप्रूव किया, 15-16 राज्यों ने, बाकी के 13-14 राज्यों ने अप्रूव नहीं किया, लेकिन 15 से आधे से ज़्यादा अधिक राज्यों ने अप्रूव कर दिया, तो वो कानून बन गया और उसे पूरे देश को मानना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अमेरिका के केस में ऐसा नहीं है। इसलिए अमेरिका का जो फेडरलिज्म है, यानी डिवीज़न ऑफ पावर है, वो अब्सोल्यूट है। वहाँ पे डिवीज़न ऑफ पावर अब्सोल्यूट है, इस वजह से वो कंप्लीट फेडरल स्टेट है। लेकिन इंडिया का जो फेडरलिज्म है वो क्या है, क्वासी फेडरलिज्म है। इंडिया इज़ अ क्वासी फेडरल स्टेट। ये भी बहुत बार पूछा जाता है कि इंडिया इज़ अ क्वासी फेडरल स्टेट। ये सबसे पहली बार इस स्टेटमेंट को किसने सामने रखा, एक संविधान के विशेषज्ञ थे, पॉलिटिकल साइंस के जो है वो विशेषज्ञ थे, उनका नाम था केसी वियर। केसी वियर ने यह स्टेटमेंट दिया था कि इंडिया इज़ अ क्वासी फेडरल स्टेट। तो ये क्वासी फेडरलिज्म स्टेट का जो एग्जांपल दिया हुआ था, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि ये किसने कहा था कि इंडिया इज़ अ क्वासी फेडरल स्टेट। तो उनका नाम है केसी वियर। ये कई बार एग्जाम में आता है। तो फेडरलिज्म का मतलब समझ में आ गया, और फेडरल स्टेट्स क्या है, फेडरेशन क्या है, यूनियन क्या है, ये समझ में आ गया। तो इंडिया इज़ अ यूनियन, इट्स नॉट अ फेडरेशन, इट्स अ यूनियन एंड इट हैज़ अ क्वासी फेडरल स्ट्रक्चर। क्योंकि डिवीज़न ऑफ पावर तो यहाँ पर भी है, लेकिन एब्सोल्यूट सेंस में नहीं है। ठीक है, इसलिए इंडिया इज़ अ क्वासी फेडरल स्टेट। अब हम आते हैं कनाडा कॉन्स्टिट्यूशन की बात यहाँ क्यों कर रहे हैं, कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन की बात नहीं करेंगे कनाडा की। कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन का नाम हम यहाँ इसलिए ले रहे हैं क्योंकि कई बार ये भी एग्जाम में आता है कि इंडिया का जो क्वासी फेडरल स्ट्रक्चर है, या इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो किस देश के कॉन्स्टिट्यूशन से सबसे ज़्यादा मिलता है। तो उसका आंसर है कनाडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में एक पावरफुल सेंटर है और स्टेट्स को कुछ राइट्स मिले हुए हैं, उसी तरीके से कनाडा में भी एक पावरफुल सेंटर है और कुछ राइट्स स्टेट्स को मिले हुए हैं। हमारे यहाँ इंडिया में जीएसटी लागू हुआ तो हर स्टेट में लागू हुआ, लेकिन कनाडा में अगर जीएसटी है, कोई लगाना चाहे कोई स्टेट, दूसरा जैसे जीएसटी वहाँ पे किसी स्टेट में है तो दूसरा स्टेट चाहे तो अपने लिए इम्प्लीमेंट कर सकता है, ज़रूरी नहीं है कि करे। एचएसटी कुछ राज्यों में है, कनाडा में जीएसटी एचएसटी दोनों है, कुछ राज्यों में नहीं है एचएसटी। ठीक है, तो वो सब चीज़ें उनके पास अपने ही नियम है, लेकिन उसका स्ट्रक्चर एक जैसा ही है, इंडिया के साथ ही है, इंडिया के जैसा ही है उसका स्ट्रक्चर भी, जो फेडरल स्ट्रक्चर है। कुछ पावर हमारे पास, कुछ पावर स्टेट्स के पास, लेकिन अल्टीमेटली सबसे पावरफुल कौन है, सेंटर है। और वो सारे स्टेट्स को जब चाहे, जब भी कोई प्रॉब्लम आए, तो उन सारे स्टेट्स को एक यूनिट बना करके एक कनाडा प्रेजेंट कर सकता है। ठीक उसी तरीके से इंडिया के साथ भी होता है। एक डिफरेंस और है कि इंडिया का जो हेड होता है वो राष्ट्रपति होता है, कनाडा का जो हेड है वो अभी भी रानी जो है, क्वीन जो है, उसी को, इंग्लैंड की जो क्वीन है, ब्रिटेन की जो क्वीन है, उसी को अपना हेड मानते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंस है कॉन्स्टिट्यूशन में हेड को लेकर के। तीसरा है विधायी, प्रशासनिक एवं न्यायिक सेवा। विधायी सेवा किसको कहते हैं, जो कानून बनाने की सेवा है, यानी कानून बनाने का जो काम है, जो हमारे राज्य भी करते हैं और जो हमारा केंद्र भी करता है, ये विधायी सेवा कहते हैं इसको। विधायी जो विधायिका कहते हैं, जिसको लेजिस्लेचर कहा जाता है इंग्लिश में, वो विधायिका है और उसका काम क्या है, विधायी कामकाज, यानी लेजिस्लेशन का कामकाज। तो वो कामकाज जो है, सेंटर के पास भी राइट्स हैं, स्टेट्स के पास भी राइट्स हैं। ठीक है, सेंटर भी कानून बना सकता है, स्टेट भी कानून बना सकता है। लेकिन कानून कैसे बनाता है, हमारे पास इंडिया के अंदर क्या है कि 3 लिस्ट है। यहाँ पे मैं इसको उड़ा देता हूँ, ऊपर वाला दोनों टॉपिक। इंडिया में 3 लिस्ट हैं। एक लिस्ट है यूनियन की लिस्ट, दूसरी लिस्ट है स्टेट की लिस्ट, और तीसरी लिस्ट है कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है, 3 लिस्ट है, यूनियन की लिस्ट, स्टेट की लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन की लिस्ट में वो सब्जेक्ट्स रखे गए हैं
जिस पे केवल और केवल यूनियन यानी सेंटर ही लॉ बना सकता है। जैसे डिफेंस, सीधी सी बात है, डिफेंस को लेकर के स्टेट कोई डिसीजन नहीं लेगा, कैसे लेगा? ठीक है, आर्मी अगर डिप्लॉय करनी है किसी स्टेट में तो वो ये थोड़ी कह देगा नहीं हमारी मर्जी नहीं है। इसीलिए डिफेंस को लेकर के जो करेंसी है उसको लेकर के, जो रुपए पैसे करेंसी है वो उसको लेकर के, और बहुत से सब्जेक्ट्स हैं, या तो मैं सारे नहीं लिख सकता क्योंकि कुल मिलाकर के 97 सब्जेक्ट्स हैं। आज की डेट में 100 है, जब शुरू हुआ था, जब ये बना था कॉन्स्टिट्यूशन, तो 97 सब्जेक्ट्स थे। उन सारे सब्जेक्ट्स पे केवल और केवल यूनियन जो गवर्नमेंट है यानी सेंट्रल गवर्नमेंट है वही लॉ बना सकती है, वही कानून बना सकती है। ठीक है, उसके बाद आता है स्टेट की लिस्ट। स्टेट की लिस्ट में क्या है, इसमें आप नोट कर लीजिएगा, इसमें 97 सब्जेक्ट्स थे, अब कितने हो गए हैं? 100 हो गए हैं। ठीक है, सेकेंड लिस्ट क्या है? स्टेट की लिस्ट है। स्टेट की लिस्ट में वो सब्जेक्ट्स दिए गए हैं जिस पे केवल स्टेट राइट जो है लॉ बना सकता है। जैसे लोकल टैक्सेस को लेकर के, लोकल बॉडी टैक्सेस होते हैं, जैसे आपका म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का टैक्स है, ये सारी चीज़ें जो है लोकल बॉडी टैक्सेस हो गए। और बाकी चीज़ें हैं मैरिज को लेके, लॉ को लेके, कानून को लेके, सज़ा को लेकर के। जैसे कुछ स्टेट्स में शराब बंद है, पूरे भारत में बंद नहीं है, कुछ स्टेट्स ने बंद की है, कुछ स्टेट्स ने ओपन रखी थी। गुजरात में बंद थी, बिहार में बंद थी, वो बात अलग है कि हाँ कैसे हो रहा था मैनेज, लेकिन हर स्टेट का अपना मर्जी थी कि वो अपने यहाँ शराब बंद करे ना बंद करे। तो लॉ को लेकर के स्टेट भी फ्री है कानून बनाने के लिए। ठीक है, अपनी तरफ से लॉ बना सकता है। ठीक है, तो इसमें थे सब्जेक्ट्स कुल मिला करके, इसमें सब्जेक्ट्स कुल मिला करके थे 47 थे, और अब ये हो गए हैं 52। ठीक है, ये 52 हो गए हैं आज की डेट में। तो स्टेट्स के सब्जेक्ट में भी सारे सब्जेक्ट, बहुत से सब्जेक्ट्स आते हैं, और उसके अलावा कॉन्करेंट सब्जेक्ट्स हैं। ये सब्जेक्ट्स आप देख सकते हो, और देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि इट्स वेरी नेचुरल कि हाँ ये सब्जेक्ट स्टेट का ही क्यों है। उसमें सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद ही सोचो कि हाँ इट्स क्वाइट नेचुरल कि हाँ ये सब्जेक्ट तो इसी को मिलना चाहिए था। कॉन्करेंट लिस्ट वो लिस्ट है जहाँ पे स्टेट और जो यूनियन है यानी सेंटर है, दोनों ही लॉ बना सकते हैं। ठीक है, अगर कोई सब्जेक्ट है जिस पे, जैसे कि एग्जांपल क्या है, एजुकेशन। एजुकेशन भी एक वो है सब्जेक्ट है जिस पे यूनियन और स्टेट दोनों लॉ बना सकते हैं। पहले ये स्टेट के पास था, लेकिन एजुकेशन सिस्टम की हालत देखते हुए इसमें जो सुधार की ज़रूरत महसूस हुई, तो इसको क्या किया गया, कंकरेंट लिस्ट में डाला गया कि स्टेट भी बनाएगा, लेकिन यूनियन को भी जब लगेगा कि हाँ इस पर लॉ बनाना चाहिए तो वो बनाएगा, वो भी बनाएगा। तो एजुकेशन पहले स्टेट की लिस्ट में था, वहाँ से उठा करके इसको कंकरेंट लिस्ट में डाल दिया गया। ठीक है, और वो कौन से संविधान संशोधन के तहत किया गया? 60वें संविधान संशोधन के तहत वो किया गया। 60वां था या 80 था, ये अभी मैं इसको अभी नहीं लिखता हूँ, आप देख लीजिएगा क्या था एग्जैक्टली, मुझे याद नहीं आ रहा वो 80 था या 60 था। बट एक संविधान संशोधन के बाद ये स्टेट का सब्जेक्ट जो था एजुकेशन, वो उठ करके कॉन्करेंट लिस्ट में आ गया था। तो कॉन्करेंट लिस्ट में क्या है, वो सब्जेक्ट्स हैं जिस पे दोनों लॉ बना सकते हैं। ठीक है, जैसे कि एजुकेशन, अगर कॉन्करेंट लिस्ट में किसी सब्जेक्ट पे सेंटर भी लॉ बनाता है और स्टेट भी लॉ बनाता है, और सेंटर का लॉ और स्टेट का लॉ इस तरीके से आपस में सामने आ जाते हैं कि सेंटर का लॉ के कुछ पॉइंट्स ऐसा कह रहे हैं जो कि स्टेट के लॉ के अगेंस्ट हैं। ठीक है, अगर सेंटर के कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं लॉ के अंदर जो कि स्टेट ने जो लॉ बनाया उसी सब्जेक्ट पे उससे कॉन्फ्लिक्ट करते हैं, तो जो सेंटर का लॉ है वो प्रिवेल करेगा, और जो पॉइंट्स, केवल वही पॉइंट्स, स्टेट के केवल वही पॉइंट्स जो कि कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं सेंटर के लॉ के साथ, वही पॉइंट्स हटा दिए जाएंगे, बाकी सारे पॉइंट्स वैसे ही रहेंगे, और सेंटर के जो बाकी के राइट जो कॉन्फ्लिक्ट कर रहे थे वो अप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, सेंटर प्रिवेल करेगा। तो इस तरीके से यूनियन, स्टेट और कंकरेंट लिस्ट के सब्जेक्ट्स पे वो बनाया जाता है, लॉ बनाया जाता है। ठीक है, जो कंकरेंट लिस्ट है उसमें स्टार्टिंग में करीब 66 सब्जेक्ट्स थे, आज की डेट में इसमें 61 रह गए हैं कंकरेंट लिस्ट में। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो 66 से 61 हो गए हैं कॉन्करेंट के। अब देखते हैं प्रशासनिक सेवा किसको कहते हैं। प्रशासनिक सेवा IAS PCS इन चीज़ों को कहा जाता है। तो इसको लेकर भी स्टेट और सेंटर के बीच में क्या है, डिवीज़न ऑफ पावर है। स्टेट अपने हिसाब से IAS PCS, IAS तो सेंटर का एग्ज़ाम है, PCS का एग्ज़ाम अपनी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो जैसे चाहे वैसे डिसाइड कर सकता है। अगर उसको PCS के अलावा एक और पोस्ट निकालनी है तो अपने वहाँ निकाल सकता है, देख सकता है, कर सकता है वो। तो प्रशासनिक सेवा को लेकर के यानी एग्जीक्यूटिव बॉडी जो होती है, जो एग्जीक्यूशन होता है, डे टू डे एग्जीक्यूशन यही तो करते हैं, जो आपके IAS हैं, PCS हैं, यही तो डे टू डे एग्जीक्यूशन पॉसिबल बनाते हैं। तो वो उसको लेकर के डिवीज़न ऑफ पावर है, सेंटर के लेवल पर IAS है, स्टेट के लेवल पर PCS है। ठीक है,
डीएमएस, डीएमएस, डीओ, ये सारे के सारे एसपी, डीएसपी, ये सब इसी तरीके से डिवीज़न ऑफ पावर है। उसी हिसाब से पावर जो है डिस्ट्रीब्यूटेड है सेंटर और स्टेट के बीच में, और इस तरीके से वो अपना काम करते रहते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर भी डिवीज़न ऑफ पावर है, और जो लेजिस्लेटिव पावर है वहाँ पर भी डिवीज़न ऑफ पावर है। लेकिन क्या न्यायिक सेवा यानी कि जो जुडिशरी है, क्या उसमें डिवीज़न ऑफ पावर है? नहीं, जुडिशरी में डिवीज़न ऑफ पावर नहीं है। जुडिशरी बिल्कुल अकेले एक इंडिपेंडेंट संस्था बनाई गई है, और उस पर किसी का कंट्रोल नहीं है। सिर्फ और सिर्फ जो संसद है वो उस पर उसको चेक कर सकती है। ठीक है, और वो संसद को चेक करता रहता है। तो संसद को और जुडिशरी दोनों एक दूसरे को चेक एंड बैलेंस बना के रखते हैं, एक दूसरे को कंट्रोल करके रखते हैं। तो जुडिशरी कहीं पर भी इसकी पावर को लेकर के ना तो इसके पास और ना तो स्टेट और ना ही जो सेंटर, उसके बीच में कोई डिवीज़न ऑफ पावर नहीं है। वो एब्सोल्यूट अथॉरिटी है। उसका क्या है, जैसे कि अगर सेंटर के लेवल पर क्या है, सुप्रीम कोर्ट है, स्टेट के लेवल पे हाई कोर्ट है। ठीक है, तो हाई कोर्ट ऐसा नहीं कि स्टेट का हाई कोर्ट है तो स्टेट का कंट्रोल है, नहीं। हाई कोर्ट जो होते हैं स्टेट के, वहाँ पर भी जो देश का राष्ट्रपति होता है वही अपॉइंट करता है उसको, जो हाई कोर्ट का जज होता है। किसके कहने पे? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के कहने पे। सबसे पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का सिलेक्शन होता है राष्ट्रपति के द्वारा। उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बाद जब सिलेक्शन हो जाता है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी सुप्रीम कोर्ट के जो सबसे बड़े जज हैं उनके कहने पर बाकी स्टेट्स के जजों की नियुक्ति होती है। ठीक है, इसके लिए अलग अलग रूल्स बनाए गए हैं। एक बीच में इनका वो भी आया था, कॉलेजियम सिस्टम भी आया था कि किस तरीके से जो जजेस हैं वो अपॉइंट किए जाएंगे, क्योंकि थोड़ा जुडिशरी में दखल बढ़ गया था सेंटर का, संसद का। तो इस वजह से वो सब आया था। वो एक अलग चीज़ है, वो एक अलग डिस्कशन है। लेकिन उसको लेकर के पावर्स डिवाइडेड नहीं है, यानी स्टेट का कोई कंट्रोल ही नहीं है जुडिशरी पे। वो कुछ भी ऐसा नहीं कर सकता कि हाँ इनके जो जज हैं इनको हम हटा दें या वो कर दें, कुछ नहीं। कोई भी जज होगा वो हमेशा, अगर हटाना है उसका अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति करेगा, हटाना है तो संसद में जो बैठक होती है, संसद में जो है उसके खिलाफ महाभियोग लाया जाएगा और उसके बाद उसे हटाया जाएगा। ठीक है, तो न्यायिक सेवा, ये पूछा जाता है कि इन तीनों में से कौन सी सेवा है जिसके लिए डिवाइडेड नहीं है पावर डिवीजन नहीं हुआ। ये याद रखिएगा, अनुच्छेद 245 से 255 तक ये लेजिस्लेशन से रिलेटेड है, यानी लॉ बनाने के जो फ्रेमवर्क हैं स्टेट और सेंटर के बीच में डिवीज़न ऑफ पावर किस तरीके से है लॉ बनाने को लेकर के, वो आर्टिकल 245 से 255 तक डिफाइंड है। ठीक है, उसके बाद क्या है, विधायी शक्तियों का विभाजन, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ कैसे विभाजित हुआ है। 3 लिस्ट है, यूनियन, सेंटर और यूनियन, स्टेट और कंकरेंट लिस्ट। ठीक है, जब जीएसटी की बात आई थी तो जीएसटी को लेकर के इतना हो हल्ला इसीलिए हुआ था क्योंकि सेंटर ये कह रहा था कि ये तो मेरा राइट है। ठीक है, ये तो हमारी राइट है इस पर। ठीक है, वो क्यों कह रहा था, उसका रीज़न है, उसको भी याद रखिएगा। जब कॉन्स्टिट्यूशन बना 47 में, तो जो हमारा सेंटर की लिस्ट है, स्टेट की लिस्ट है और कॉन्करेंट लिस्ट है, इन तीनों लिस्ट में बहुत से सब्जेक्ट डाले गए। ठीक है, लेकिन ये भी जानते थे उस समय जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखने वाले लोग थे, उन्हें ये भी पता था कि कोई ऐसा सब्जेक्ट फ्यूचर में आ सकता है जो हम अभी नहीं देख पा रहे, जैसे इंटरनेट, साइबर क्राइम, ये सब चीज़ें नहीं देख पा रहे। तो ऐसी कोई भी चीज़, ऐसा कोई भी सब्जेक्ट जब आएगा फ्यूचर में, तो उस पर लॉ बनाने की पावर किसकी होगी? सेंटर गवर्नमेंट की होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट की। ठीक है, सेंटर उस पर लॉ बना पाएगा। सेंटर की इस पावर को क्या कहते हैं? रेजिड्यूरी पावर। ठीक है, रेजिड्यूरी पावर होती है। ठीक है, तो रेजिडुअल पावर्स किसके पास है इंडिया में? इंडिया में रेजिडुअल पावर्स किसके पास हैं? सेंटर के पास हैं। कोई भी ऐसा सब्जेक्ट जो उस समय डिफाइन नहीं किया गया था, अगर फ्यूचर में आता है तो उस पर लॉ बनाने का किसको राइट होगा? उस पर लॉ बनाने का राइट होगा सेंटर को। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल देखते हैं जीएसटी वाला। जीएसटी में क्या हुआ था? अच्छा, इससे पहले एक चीज़ और देखते हैं। इंडिया में तो सेंटर के पास है रेजिडुअल पावर, क्योंकि इंडिया में क्या है, क्वासी फेडरल स्ट्रक्चर है। ठीक है, पावरफुल सेंटर है। लेकिन अगर हम बात करें अमेरिका की, ऑस्ट्रेलिया की, जहाँ पे फुल फेडरलिज्म है, वहाँ पे क्या होगा? वहाँ पे रेजिडरी पावर किसके पास होगी? वहाँ पर रेजिडरी पावर स्टेट के पास होगी। वहाँ पर कोई भी रेजिडुअल सब्जेक्ट आएगा, रेजिडरी सब्जेक्ट आएगा, ऐसा सब्जेक्ट जो कि एग्जिस्ट नहीं करता था कॉन्स्टिट्यूशन बनते समय, अगर वो आएगा तो ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में जहाँ ट्रू फेडरलिज्म है, वहाँ पे वो राइट किसके पास होगा? अमेरिका के पास हो। अमेरिका के पास नहीं होगा, अमेरिकन स्टेट्स के पास होगा। ठीक है, यूएसए में अलग अलग स्टेट को अपने पास राइट्स होंगे कि जो अलग से एक नई चीज़ आई उस पर लॉ हम बना सकें, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं होगा। ठीक है, अब जीएसटी का एग्जांपल एक छोटा सा देख लेते हैं, एक केस कि जीएसटी में क्या हुआ था। लोगों ने शोर मचाया, सेंटर ने ये कहा कि देखो ऐसा है, 97 जो हमारे सब्जेक्ट हैं, 1 से लेकर के 97 तक सब्जेक्ट किस में थे? यूनियन लिस्ट में थे। यूनियन लिस्ट में जो ये 97 सब्जेक्ट था ना, इसके बारे में भी आप समझ लीजिए, ये जो 97 सब्जेक्ट है, ये कोई सब्जेक्ट नहीं था। इसमें ये
मेंशन किया गया था, एक डायरेक्टिव था ये, जिसमें ये मेंशन किया गया था कि अगर फ्यूचर में कोई भी ऐसा सब्जेक्ट सामने आता है जिस पे, जो कि आज हम नहीं देख पा रहे, जिस पे आज हम ये नहीं सोच सकते कि इस पे भी लॉ बनाना पड़ सकता है, ऐसे साइबर क्राइम हुआ या इंटरनेट हुआ, इन चीज़ों को लेकर कहाँ उस समय सोच ही नहीं सकता था कोई 47 में। तो इन चीज़ों को लेकर के, ऐसी चीज़ों को लेकर के जब भी कोई भी ऐसी चीज़ आएगी जो उस समय ज्ञात नहीं है, अब ज्ञात हो रही है, तो उस केस में 97th जो हमारा सब्जेक्ट था उसमें यही लिखा हुआ था, ये डायरेक्टिव लिखा हुआ था कि उस केस में जबकि कोई भी ऐसा सब्जेक्ट आता है जो ना कि यूनियन की लिस्ट में है, ना ही स्टेट की लिस्ट में है और ना ही कॉन्करेंट लिस्ट में है, तो उस केस में जो लॉ बनाने की पावर होगी वो किसके पास होगी? सेंटर के पास होगी। ये 97 सब्जेक्ट में लिखा हुआ था। अब इसी चीज़ का हवाला दिया कांग्रेस गवर्नमेंट ने जब जीएसटी की बात चल रही थी। जीएसटी की बात कांग्रेस के समय से ही चल रही थी, ठीक है। तो जीएसटी की जब बात चल रही थी तो उस समय क्या हुआ कि कांग्रेस ने कहा कि ये तो सेंटर का सब्जेक्ट है, हम बनाएंगे, ठीक है, हम तो इस पर लॉ बनाएंगे। क्यों? क्योंकि 97 तो यही कहता है। लेकिन स्टेट्स ने क्या कहा? हमारी जो ममता बनर्जी हैं, इन्होंने इनके जो सचिव थे, इन्होंने लेटर लिखा और बाकी जो दूसरे स्टेट्स थे उन्होंने भी इस पर सहमति जताई, इकट्ठे हो गए। उन्होंने क्या लिखा कांग्रेस गवर्नमेंट को, जो है संसद में बताई ये बात कि भैया एक काम करो, 97 में लिखा तो है कि तुम्हारे पास पावर है रेजिडुअल सब्जेक्ट्स पे वो लॉ बनाने की, लेकिन ये रेजिडुअल सब्जेक्ट नहीं है, ये टैक्स है। ये टैक्स ऐसी चीज़ है जिसको लेकर के रेवेन्यू का बंटवारा आपके और हमारे बीच में होता है। हमारी जो रेवेन्यू है, हमारा जो टोटल रेवेन्यू है जो कि टैक्स से आता है, या आप जो टैक्स इकट्ठा करके हमें देते हैं साल भर में, कुछ पोर्शन गवर्नमेंट, जो यूनियन गवर्नमेंट टैक्स लगाती है, उसका कुछ पोर्शन बांटा जाता है स्टेट्स के बीच में। आज की डेट में करीब 42 या 43% के आसपास इसका वो है आंकड़ा कि 43% टैक्स जो है बटेगा स्टेट्स के बीच में, जो इस यूनियन ने कमाया है उसमें से, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, जो आप हमें टैक्स देते हो, जो चीज़ें हमें देते हो, वापस जो हमें मिलता है टैक्स, जो हम टैक्स लगाते हैं, इसका जो बंटवारा होता है, ये क्या है? इसमें हमारी पावर भी शामिल है, इसमें हमारा भी योगदान होता है, इसमें हमारी भी से है। सिंस इसमें हमारी से है तो ये फेडरल स्ट्रक्चर को इम्पैक्ट कर रहा है, ठीक है। फेडरल स्ट्रक्चर को इम्पैक्ट कर रहा है, इसलिए आपको इसे रेजिडुअरी सब्जेक्ट की तरह ट्रीट करने का कोई मतलब नहीं बनता। आप इसे रेजिडुअरी सब्जेक्ट की तरह मत लीजिए, लॉ आप ही बनाइए, लेकिन इसमें स्टेट्स की से होनी चाहिए। यानी कि आपको क्या करना होगा, अगर ऐसा कुछ करना है जहाँ पे ये रेजिडुअरी सब्जेक्ट है, आपको अधिकार जरूर है, लेकिन केवल आपको नहीं है, इसमें राज्यों को शामिल करना होगा, क्योंकि इससे जो फेडरल स्ट्रक्चर है उस पर भी इम्पैक्ट आ रहा है, हमारी पावर्स पे भी इम्पैक्ट आ रहा है, टैक्स लेने की, टैक्स देने की। हमारी जो खजाना है, रेवेन्यू है, वो तो बनता तो टैक्स से ही है ना, तो वो कहाँ जाएगा, कैसे होगा? हमारी भी तो से होनी चाहिए। तो उन्होंने ये कहा, सारा जो जब गवर्नमेंट आ गई, बदल गई, मोदी जी की आ गई, तब क्या हुआ, तब ये जाकर के डिसाइड हो गया कि नहीं, ये फेडरल इम्पैक्ट करेगा, फेडरल स्ट्रक्चर को इम्पैक्ट कर रहा है, इसलिए इसमें संविधान में संशोधन करना होगा। इसलिए जो जीएसटी था वो एक नॉर्मल बिल बन के नहीं आया था, वो संविधान संशोधन बिल बनकर आया था। उसको संविधान में संशोधन बिल की तरह से ट्रीट किया गया, तरीका निकाला गया कि हाँ, ये संविधान संशोधन का तरीका, संविधान संशोधन करना होगा और एक संविधान संशोधन विधेयक की तरह पेश करके फिर राज्यों की भी, जिसमें से होती है, जिसमें राज्यों को भी कहने का अधिकार होता है, उस तरीके के संविधान संशोधन को हमें सामने लाना होगा। तो इस तरह के संविधान संशोधन की बात संविधान में की गई है कि अगर कोई भी ऐसा निर्णय जो कि फेडरल स्ट्रक्चर को इम्पैक्ट करता है, तो उस केस में ऐसा विधेयक लाना होगा जो कि संविधान संशोधन विधेयक होगा। और वो संशोधन विधेयक क्या करेगा कि आधे स्टेट्स की से को भी इंक्लूड करेगा, आधे से ज़्यादा स्टेट्स की उसमें हाँ होनी चाहिए, ठीक है। पहले तो वो लोकसभा में पास होना चाहिए, उसके बाद वो राज्यसभा में पास होना चाहिए, उसके बाद प्रेसिडेंट की उस पर मुहर लगनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या होना चाहिए, प्रेसिडेंट की मुहर लगने से पहले वो सभी स्टेट्स के पास जाना चाहिए जितने भी हैं, और अगर 30 स्टेट्स हैं तो 15 से ज़्यादा यानी 16 स्टेट्स को उसको पास करना चाहिए, तब जा कर के क्या होगा, ये कानून बन पाएगा। तो इस वजह से ये एक केस स्टडी थी जिसके बारे में कई बार डिस्कशन में पूछा जाता है आपकी अंडरस्टैंडिंग को समझने के लिए, ठीक है। उसके बाद आता है क्षेत्रीय सामीप्य का सिद्धांत। ये बहुत छोटा सा सिद्धांत है। इसका कहना ये है कि राज्य अपने राज्य के लिए लॉ बना सकता है, लेकिन सेंटर क्या करता है, पूरे राज्य के लिए अगर चाहे या राज्य के हिस्से के लिए चाहे तो अपनी तरफ से कोई भी लॉ बना सकता है, ठीक है। राज्य का अधिकार होता है क्षेत्र के आधार पर लॉ बनाने का, और सब्जेक्ट के आधार पर भी लॉ बनाने का अधिकार है, दोनों को अपना अपना। लेकिन क्षेत्रीय सामीप्यता क्या होती है, अगर एक स्टेट है और एक दूसरा स्टेट है, दोनों की बाउंड्री लगी हुई है या नहीं भी लगी हुई है, दोनों के बीच में किसी तरह का ट्रेड रिलेशन है, या किसी भी तरह के किसी सब्जेक्ट को लेकर दोनों ने अपने यहाँ लॉ बनाए हैं,
और किसी लॉ के द्वारा दोनों ने एक समझौता किया हुआ कि हाँ भाई आपके यहाँ से ये चीज़ हमारे यहाँ आएगी, हमारे यहाँ से आपके यहाँ चीज़ इस तरीके से हम इसका रिपे करेंगे, पेमेंट करेंगे, जो कुछ भी हो वो उस तरीके से उन्होंने अपना 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 बनाया हुआ है, ठीक है। वो राइट था उनका, और दोनों ने आपसी समझौते से किसी सब्जेक्ट पे लॉ बना करके एक दूसरे स्टेट से जो है व्यापार कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं। जैसे चाय है उत्तर प्रदेश में पैदा नहीं होती, वो दूसरे हिमाचल से ही आएगी या दार्जिलिंग से आएगी, तो वहाँ से जो कुछ भी लिया तो उसका एक कॉन्ट्रैक्ट होगा कि हाँ भाई आपसे हम इतने में लेंगे, उस स्टेट से इस स्टेट से सामान आएगा तो इतना टैक्स लगेगा, ठीक है। अगर आज की डेट में इतना टैक्स लग रहा है किसी स्टेट को पार करके हमारे स्टेट में सामान लाने में, कल को अगर मैं इस टैक्स को बढ़ा दूं तो वो बढ़ा हुआ टैक्स उनको देना होगा। यानी कि राइट तो हमारे पास है किसी एक सब्जेक्ट पे लॉ बनाने का अपने ही स्टेट में, दूसरे स्टेट को इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर कोई सब्जेक्ट ऐसा है जिस पे लॉ बनाया गया है और दोनों एक दूसरे से एक कॉमन कंसेंसस से जुड़े हुए हैं, तो अगर मैंने कुछ चेंज किया है तो दूसरे को भी उसके अकॉर्डिंग चेंज करना होगा, लेकिन वो मजबूर नहीं है। अगर वो करता है, मानता है कि हाँ ठीक है चलो मान लेते हैं, तो उस पर भी इम्पैक्ट आ गया। इसी चीज़ को कहते हैं क्षेत्रीय सामीप्य का सिद्धांत। यानी दो स्टेट्स अगर किसी सब्जेक्ट पे लॉ बनाते हैं और किसी तरीके से वो आपस में एक दूसरे से उस सब्जेक्ट को लेकर जुड़े हुए हैं, तो क्या होगा, इस स्टेट में अगर कोई चेंज होता है तो सेम चेंज रिफ्लेक्ट होगा दूसरे स्टेट में। तो इस तरह के जो चेंजेस होते हैं ये अलाउड हैं, लेकिन इस तरह की चेंज अलाउड नहीं है कि हम किसी दूसरे राज्य को ये कह दें कि हम तुम्हारी ये बात नहीं मानते, या कोई स्टेट ये कह दे कि हम सेंटर के बनाए हुए लॉ को नहीं मानते। इस तरह से नहीं हो सकता, ठीक है। कोई जो सेंटर है हमारा, वो दो स्टेट्स के बीच में भेदभाव नहीं कर सकता, ठीक है। कुछ अपवाद हैं, कुछ एक्सेप्शंस हैं जहाँ वो भेदभाव कर सकता है। जैसे कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ बहुत ज़्यादा जंगल है, जहाँ पे आदिवासी बहुत रहते हैं, तो उनको विशेष सुविधाएं दे दी गई हैं आदिवासियों की वजह से, या फिर पहाड़ी इलाका होने की वजह से थोड़ा पिछड़ा इलाका है, वहाँ के टेरेन उल्टी सीधी है, तो वहाँ पे क्या है कि इतना जल्दी डेवलपमेंट नहीं हो सकता। तो उनके डेवलपमेंट के लिए उनको जो सेंटर जो भी पॉलिसी बनाती है उसमें जो फंड देता है उसमें 80% कॉन्ट्रीब्यूशन करता है। लेकिन बाकी स्टेट्स को क्या करता है, 50% या 60% ही देता है या 70% तक ही देता है। लेकिन जो हिली स्टेट्स हैं उनको 80% तक या 70% तक उनको थोड़ा ज़्यादा देता है। जो भी किसी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कराना है तो उसके लिए फ़ंड रिलीज़ करता है, तो उनको थोड़ा ज़्यादा देता है। तो ये एक भेदभाव नहीं है, ये एक ज़रूरत है। तो इस तरह के एक्सेप्शंस डिफाइंड है, लेकिन बिना किसी कारण के सेंटर कभी दो स्टेट्स के बीच में इस तरीके से नहीं कर सकता। और ना ही कोई स्टेट दूसरे स्टेट को लेकर के ऐसा कोई लॉ बनाएगा कि तुम्हारे स्टेट में ये लोग यहाँ से आने वाले ये लोग इस इलाके में नहीं रहेंगे, हमारे स्टेट के पास नहीं रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं कर सकता है। तुम्हारे स्टेट के लोग हमारे यहाँ नहीं आएंगे, ठीक है, आएंगे तुम आगे भगा देंगे, इस तरह का कुछ नहीं हो सकता। ये असंवैधानिक है, ठीक है। और जो कुछ भी असंवैधानिक है उसके लिए सजा है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। कल मैं नए चैप्टर के साथ सामने आऊँगा, नए टॉपिक के साथ कॉन्स्टिट्यूशन के। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय।